डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट आपका नो द लॉ चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम चैप्टर 25 सीआरपीसी के सेक्शन 328 से सेक्शन 339 तक करेंगे। ये प्रोविजंस टू एक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में है। इन सेक्शंस को थोड़ा सा समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब अनसाउंड माइंड आदमी का मुकदमा न्यायालय के सामने आता है तो न्यायालय ने क्या प्रक्रिया अपनानी है और आप लोगों ने भी क्या करना है, ये एक वकील के लिए भी और एक जज के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सेक्शन 328 क्या कहता है कि अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया क्या होगी। जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाए कि जिस व्यक्ति की जांच चल रही है वो ल्यूनेटिक है, पागल है या विकृत चित्त है और अपना डिफेंस या बचाव करने में असमर्थ है, तब मजिस्ट्रेट इस तथ्य की जांच करेगा और उसकी परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या मेडिकल ऑफिसर जिसको सरकार निर्दिष्ट करे, यानी जिस डॉक्टर को डायरेक्शन दे, उस डॉक्टर से करवाएगा और फिर उस अधिकारी को गवाह के रूप में बुलाकर उसके बयान रखेगा। ये जो है 328 का सब सेक्शन 1 कहता है। 328 का सब सेक्शन 2 कहता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ परीक्षा और जांच दौरान में मजिस्ट्रेट धारा 330 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यानी 330 हमने पढ़ा नहीं है, हम 328 पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति है उसकी कार्रवाई 330 के तहत की जाएगी। अब 330 को जब 330 का टाइम आएगा तब देखेंगे, फिर मैं याद दिलाऊंगा। तो यदि मजिस्ट्रेट की राय में, सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट की राय में धारा 1 में उपरोक्त में, यानी धारा 1 जो ऊपर कही गई है जिसका अभी हमने वर्णन किया, उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का चालान है, जिस आदमी को के अदालत में पेश किया गया है, जिसके बारे में ये है कि अभियुक्त के पागल होने की दिशा में क्या प्रक्रिया है, तो जब उसकी बाबत ये आ जाती है कि वो व्यक्ति लुनेटिक है और अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो वह इस आशय का निष्कर्ष लिखकर, कौन, मजिस्ट्रेट, अपना निष्कर्ष लिखकर कार्रवाई को पोस्टपोन कर देगा। और सब इसके ऊपर 2 अथॉरिटी हैं, 2 नहीं, एक ही अथॉरिटी है। 2006 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेज पेज 605 दिल्ली हाई कोर्ट की है, डीबी की, चरणजीत सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट एंड अदर। और ये 3 सेक्शंस का इसमें चर्चा की गई है, 3 सेक्शंस के ऊपर डिस्कस किया गया है। 302 का केस था, सेक्शन 328, 329 और 339 जो लुनेटिक के बारे में है, उनको डिस्कस करते हुए क्या कहा गया है कि मर्डर केस था, एक्यूज्ड सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिसएबिलिटी एंड इन जेल फॉर 20 ईयर्स। आदमी मेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, 20 साल से जेल में है, ट्रायल नॉट कमेंस्ड, ट्रायल नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आदमी मेंटल है, और नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम मेंटल डिजीज़, उसकी जो दिमागी परेशानी है, जो बीमारी है, उसकी रिकवरी का भी कोई चांस नहीं है। ये बात भी डॉक्टर ने कह दी। तो फिर क्या है? प्रोसीडिंग क्वेस्ट। इस सूरत में प्रोसीडिंग क्वेस्ट कर दी गई। अब 329 धारा के ऊपर आते हैं कि जब मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के सामने जिस व्यक्ति का ट्रायल है और मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है। 2 शब्द आए इसमें, पहले जो है मजिस्ट्रेट की और न्यायालय की बात थी, यहाँ पर जो है क्या आया कि जब मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के सामने जिस व्यक्ति का ट्रायल है और मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करेंगे? उसकी अनसाउंडनेस और इनकेपेबिलिटी, यानी चित्त विकृति और असमर्थता का विचारण करेंगे। पहले इसी बात का निपटान करेंगे, इसी बात को ट्राई करेंगे कि क्या वह मेंटल है, क्या वह लुनेटिक है,
पागल है, विकृचित है या नहीं है। यदि चिकित्सीय या किसी और गवाही से ये साबित हो जाता है, ये प्रतीत हो जाता है और मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाता है विचार के बाद, तो वो इस साक्ष्य का निष्कर्ष लिखेगा और कार्रवाई को पोस्टपोन कर देगा। अब 329(2) क्या कहती है कि इस बात का विचारण कि दोषी अनसाउंड माइंड का है और इनकेपेबल है, यानी ये मैजिस्ट्रेट ने या न्यायालय ने या मतलब सेशन जज ने इस बात का ट्रायल किया, इस बात का निपटान किया कि वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और इनकेपेबल है, तो क्या होगा, उस न्यायालय के सामने किए गए ट्रायल का ही भाग माना जाएगा। अब इसके ऊपर जो है 2002 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 517 गुवाहाटी हाई कोर्ट की अथॉरिटी है और दूसरी जो है भानुमति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा की अथॉरिटी है। सेक्शन 329 के ऊपर क्या कहा गया है, इनसेन एक्यूज्ड ट्रायल पोस्टपोन्ड अगेंस्ट हिम हेल्ड ट्रायल कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रूडेंट पर्सन। यानी जो भानुमति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा में ये बात कही गई है कि प्रूडेंट आदमी के खिलाफ जो है मुकदमा चल सकता है, ना कि इनसेन या ल्यूनेटिक के। तो ये जो है प्रूडेंट के माने है विवेकी पर्सन, यानी विवेक की सूझबूझ वाले आदमी के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। एक अथॉरिटी इसके ऊपर है 2005 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 495 राजस्थान की अथॉरिटी है, गोवर्धन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 329 सेक्शन के तहत। इसमें क्या कहा है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ट्रायल ऑफ कोर्ट इफ सेटिस्फाइड आफ्टर कंसिडरिंग मेडिकल एंड अदर एविडेंस दैट एक्यूज्ड इज ऑफ अनसाउंड माइंड and incapable of making the defense, it shall record a finding to that effect and shall postpone further proceedings in the case. The trial of the fact of unsoundness of mind and incapability of accused shall be deemed to be part of trial before the court. यानी जो बात सेक्शन में कही गई है ना, अथॉरिटी ने उस बात को ज्यों का त्यों सीमेंट कर दिया। अब जो है इन सेक्शंस को पढ़ते वक्त 2 सेक्शंस का और भी पढ़ना ज़रूरी है। आपको याद दिला दूं कि हमने सेक्शन 198 CRPC पढ़ा था। सेक्शन 198 CRPC का सब सेक्शन 1 का प्रोवाइडेड जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि केस लूनेटिक का है, पागल का है, तो जो है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। तो इसलिए उस सेक्शन को भी इसके साथ 198 CRPC को भी इसके साथ पढ़ना है। और दूसरा, जब IPC को पढ़ेंगे तो सेक्शन 76 से जनरल डिफेंस जो है ना, जनरल एक्सेप्शंस ऑफ डिफेंस, कुछ सेक्शंस हैं, शायद 106 तक हैं, तो 76 से 106 उनमें एक सेक्शन 84 भी है और सेक्शन 84 एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के ऊपर है। तो इसलिए उस सेक्शन के तहत जो है अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, उसको सज़ा नहीं की जा सकती। इसलिए इस जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 84 और CRPC के सेक्शन 198 का पढ़ना भी इन सेक्शंस के साथ अनिवार्य है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है या जो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं वो ये बात नोट कर लें, क्योंकि ये अथॉरिटी और ये सेक्शंस बार बार याद करने के लिए आपको लिखा हुआ देखना पड़ेगा और इसलिए आप जल्दी से उसको ढूंढ पाएंगे। अब सेक्शन 330 पर आते हैं। जब धारा 328 और 329 के अधीन कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या अपनी प्रतिरक्षा करने में, डिफेंस देने में, डिफेंस को समझने में असमर्थ पाया जाता है, तो मैजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे चाहे मामला जमानत लेने का हो या ना हो, इस बात की पर्याप्त सिक्योरिटी लेकर छोड़ सकता है। सफिशिएंट सिक्योरिटी लेकर के उसको छोड़ सकता है
कि उसकी प्रॉपर देखभाल की जाएगी और वह खुद को या किसी और को चोट पहुंचाने से रोकेगा। यानी जो आदमी प्रॉपर सिक्योरिटी देगा, उस प्रॉपर सिक्योरिटी देने वाले से ये उसके ऊपर शर्त लगाई जाएगी कि आप उसको खुद को या किसी और को चोट पहुंचाने से रोकोगे और उसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर देख रेख उसकी करोगे। जब न्यायालय चाहे उसे न्यायालय में या किसी अधिकारी के सामने कहे पेश करेगा। 330 का 2 क्या कहता है? यदि मामला ऐसा है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में जमानत नहीं ली जानी चाहिए या यदि पर्याप्त सिक्योरिटी ना दी जाए, तो जो भी स्थिति है मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस अभियुक्त को ऐसा स्थान और ऐसी रीति से रखने का आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे एक आदमी को पागल खाने में रखने का इसका प्रोवाइडेड देखें। प्रोवाइडेड क्या कहता है कि पागल खाने में डिटेन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही आदेश देगा, उन नियमों के विपरीत नहीं, यानी उसके अन्यथा नहीं। तो ये सारा क्या है कि मान लिया वो कहता है कि इसको फला जगह रखा जाए, तो जैसे पागल खाने में रखा जाए, तो पागल खाने के द्वारा बनाए पागल खाने की बाबत बनाए गए नियम जैसे इंडियन लूनेसी एक्ट 1912 है, उसके तहत जो नियम हैं उन नियमों को तोड़कर वहाँ रखने का आदेश नहीं देगा। ये कहना चाहता है। तो अब 331 क्या कहता है कि रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल दोबारा से जो है मतलब कैसे शुरू होगा, कैसे चालू की जाएगी? पुनः जांच या विचारण को चालू करना। ये कैसे होगा? जो जांच या ट्रायल धारा 328, 329 के द्वारा पोस्टपोन की गई है। 2 सेक्शन हमने पढ़े, 328 और 329, 330। लेकिन 328 और 329 का जिक्र करता है कि जो उसके द्वारा पोस्टपोन किए गए हैं, मैजिस्ट्रेट उस न्यायालय या न्यायालय उस व्यक्ति को, किसको? जो विकृत चित्त या अनसाउंड माइंड न रहने पर किसी भी इसमें जांच या विचारण को पुनः चालू कर सकते हैं। व्हेन ही डीम्स फिट कि ही इज ए मैन, ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन टेक हिज डिफेंस, और वो विकृत चित्त नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई या अन्वेषण या जांच या ट्रायल दोबारा से शुरू हो सकता है और अभियुक्त को उसके सामने पेश करने की कह सकता है। यदि वो धारा 330 के तहत छोड़ा हुआ है, जैसे कि 330 के तहत आई थी ना बात कि किसी मित्र को, रिश्तेदार को या कहीं भी सिक्योरिटी लेकर के छोड़ा जा सकता है, उसके तहत यदि छोड़ा हुआ है तो उस जमानती को उस अधिकारी के सामने पेश करने को कहेगा जो इस बारे नियुक्त किया गया था, और तब ऐसे अधिकारी का सर्टिफिकेट कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, सक्षम है, ये सर्टिफिकेट भी वो अधिकारी जारी करेगा। अब उसके बाद क्या कहता है 332 कि जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट या न्यायालय में हाजिर होता है तो हाजिर होने पर क्या प्रक्रिया होगी? हाजिर होने पर प्रक्रिया होगी कि उसके सामने पेश होने पर यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ये विचार है कि अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है, डिफेंस दे सकता है, तो जांच या विचारण को आगे बढ़ा देगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? यदि कोर्ट प्रतिरक्षा करने में असमर्थ समझती है तो वह धारा 328, 29 के तहत कार्रवाई करेगा और विकृत चित्त या असमर्थ पाए जाने पर जैसी भी स्थिति है धारा 330 के तहत कार्रवाई करेगा। अब 333 क्या कहती है? 333 कहती है कि जब अभियुक्त साउंड माइंड या स्वस्थ चित्त हो तो उस समय क्या स्थिति होगी? जब जांच या विचारण के समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि वह स्वस्थ चित्त है और जो कार्य उसने किया है यदि वह स्वस्थ चित्त होता
और तब करता तो अपराध होता, और जब उसने वो काम किया उस समय वो अनसाउंडनेस के कारण किया और ये समझने में असमर्थ था कि उस कार्य का स्वरूप क्या है और वह कानून के विरुद्ध है, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आगे की कार्रवाई करेगा। यदि विचारण सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है तो सेशन कोर्ट को विचारण हेतु कमिट कर देगा। अब 334 क्या कहता है कि जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जब न्यायालय को ये लगता है कि जुर्म करते वक्त वह अनसाउंडनेस के कारण किए गए कार्य के स्वरूप को नहीं समझता था, न ही उसे यह पता था कि वह कार्य गलत और कानून के खिलाफ है, तब निष्कर्ष में स्पेसिफिकली ये कहा जाएगा कि उससे ये कार्य किया गया या नहीं किया गया। अब किया गया की स्थिति और ना किया गया की स्थिति अगले सेक्शंस में देखेंगे कि 335 क्या कहता है। पर्सन एक्विटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन्ड इन सेफ कस्टडी। जब निष्कर्ष ये आता है कि उसने अभी कथित कार्य किया है, जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसके सामने ट्रायल किया गया उस दशा में जो कार्य किया, असमर्थता न होने पर जो पाएगी अपराध होता। तो क्या कहता है सब सेक्शन ए, तो ऐसी सेफ कस्टडी में ऐसे स्थान व ऐसी रीति पर रखा जाने का आदेश देगा, यानी कि वह इसको फलां जगह रखो, इस तरीके से रखो। वह क्या कहता है, उस व्यक्ति को उसके किसी मित्र या रिश्तेदार को सौंपने का भी आदेश दे सकता है। अब 335(2) क्या कहता है, यदि पागल खाने में डिटेन करना है तो उपधारा 1 के खंड ए के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के नियमों के अनुसार ही रखने का आदेश देगा, अन्यथा नहीं। ये बात पहले भी हम कह चुके हैं। अब 335(3) क्या कहता है कि यदि अभियुक्त उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को उसकी दरखास्त पर सौंपने का मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा मांगी गई सिक्योरिटी देने पर ही आदेश देगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि मजिस्ट्रेट या कोर्ट न्यायालय उसको कहेगा कि आप इतने रुपए की सिक्योरिटी दीजिए कि आप इसको ठीक रखेंगे, इसकी ठीक देख रेख करेंगे और ये खुद को भी चोट नहीं पहुंचाएगा, किसी और को भी चोट नहीं पहुंचाएगा, और पहुंचाने पर आप पहुंचाने की स्थिति में आप इसको रोकेंगे। तो ये क्या कहता है, सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देख रेख की जाएगी और वो अपने को खुद या किसी दूसरे को हानि क्षति पहुंचाने से रोका जाएगा। अब बी क्या कहता है कि सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के सामने ऐसे स्थान और समय पर जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा। अब 335 का सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय 335(1) के अधीन की गई कार्रवाई की सूचना राज्य सरकार को देगा। अब 336 क्या कहता है कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इंचार्ज टू डिस्चार्ज। राज्य सरकार जेल के इंचार्ज को धारा 330 या 335 के उपबंधों के अनुसार जेल में धारा 337 और 338 के अधीन जेलों के इंस्पेक्टर जनरल के सभी काम या उनमें से किसी का डिस्चार्ज करने के लिए एम्पावर कर सकती है। यानी जो जेल का इंचार्ज है, इंस्पेक्टर जनरल को जो पावर है, और इंस्पेक्टर जनरल जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उन शक्तियों को प्रयोग करने के लिए या कुछ शक्तियों को प्रयोग करने के लिए जेल का जो भार साधक अधिकारी है, ही कैन बी एम्पावर्ड, उसको शक्ति दी जा सकती है। 337 क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर लुनेटिक पर्सन प्रिजनर इज रिपोर्टेड कैपेबल ऑफ मेकिंग द डिफेंस। जहाँ ये रिपोर्ट आ जाती है कि वो अपना डिफेंस ले सकता है, समझ होगी है, तो यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की उपधारा 2
के नियमों के तहत डिटेन किया गया है और जेल में डिटेन्ड व्यक्ति की दशा में जेल का महानिरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जनरल, महानिरीक्षक के माने इंस्पेक्टर जनरल या पागल खाने में डिटेन्ड व्यक्ति का परिदर्शक के माने विजिटर या उनमें से कोई दो ये प्रमाणित करेंगे कि वह कोर्ट में अपना डिफेंस करने में सक्षम है और फिर से मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा निश्चित समय पर पेश किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट धारा 332 के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा और इंस्पेक्टर जनरल या दो विजिटर का प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में लेगा। इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 2003 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 492 बॉम्बे हाई कोर्ट की अथॉरिटी है और इसके अंदर क्या कहा है कि पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक्विटल के मोडेलिटी ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सच केसेस इनुमरेटेड, यानी इन केसेस के अंदर क्या फॉर्मेलिटी की जानी है, क्या नियम अपनाया जाना है, वो जो है उसका वर्णन किया गया है। यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोतीराम मारुति ढूले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा है। तो इसलिए अब जो है अगला सेक्शन हम देखेंगे 338, वो क्या कहता है कि जहां पागल व्यक्ति जो डिटेन किया गया है छोड़े जाने योग्य घोषित किए जाने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि ऐसा आदमी धारा 330(2) और 335 के तहत डिटेन्ड है, इसलिए बार बार सेक्शन 330 का, कहीं 328 का, कहीं 329 का, कहीं 335 का जिक्र आ रहा है, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक सेक्शन को एक बार की बजाय 2 बार पढ़ें और ये समझें कि जब दोबारा से 330 का जिक्र आया तो आपको 330 का ज्ञान होना चाहिए कि 330 क्या है, 335 का जिक्र आया तो 335 क्या है। तो यहाँ पर कहता है कि यदि ऐसा आदमी जो धारा 330(2) और 335 के तहत डिटेन्ड है और इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर्स प्रमाणित करते हैं कि वह व्यक्ति उनके विचार में खुद को या किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा और छोड़ा जा सकता है, तो राज्य सरकार उसे छोड़ने का या यदि पहले से ही किसी पागल खाने में ना भेजा है तो ऐसे पागल खाने को अंतरित ट्रांसफ़र करने का हुक्म देती है, जो एक न्यायिक और 2 चिकित्सक अधिकारियों का कमीशन नियुक्त कर सकती है कि फिर एक जुडिशियल ऑफिसर और 2 डॉक्टर्स का कमीशन बनेगा और वो कमीशन जो है उसके मन की, दिमाग की स्थिति की जांच करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट होगी। और जब वो रिपोर्ट आती है तो 338(2) क्या कहता है कि ऐसा आयोग गवाही लेकर जो ठीक समझे व्यक्ति के चित्त की, दिमाग की जांच करके रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट सरकार को देंगे, जो उसके छोड़े जाने या डिटेन रखे जाने का जैसा भी ठीक समझे आदेश देगी। तो ये था सेक्शन 338 और अब हम 339 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 339 क्या कहता है? सेक्शन 339 कहता है डिलीवरी ऑफ लुनेटिक टू केयर ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड, यानी नातेदार यानी कोई रिश्तेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। इसमें क्या कहता है कि जब कभी धारा 330 और 335 के उपबंधों के अधीन कोई डिटेन्ड व्यक्ति उसका रिश्तेदार या मित्र ये चाहता है कि वह उसकी देख रेख में और उसकी कस्टडी में दे दिया जाए या उसे सौंप दिया जाए, तब राज्य सरकार उस रिश्तेदार और मित्र की दरखास्त पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार के समाधानप्रद है सफिशिएंट प्रतिभूति सिक्योरिटी इस बाबत दिए जाने पर कि सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देखभाल करूंगा और अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने से रोकूंगा, यानी वह खुद को या किसी और को हानि नहीं पहुंचाए और मैं उसको रोकूंगा। दूसरा कहता है कि सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के सामने या ऐसे समय और स्थान पर जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, कहा गया है, निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा।
फिर सौंपा गया व्यक्ति उस दिशा में जिसमें वो धारा 330 की उपधारा 2 के अधीन डिटेन्ड है, अपेक्षा किए जाने पर यानी चाहे जाने पर मैजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जब भी कोर्ट ऑर्डर करेगी उनके सामने पेश करेंगे। ऐसे व्यक्ति को ऐसे नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे सकती है। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? यदि ऐसे सौंपा गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त है जिसका विचारण उसके विकृत चित्त होने और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ होने के कारण पोस्टपोन किया गया है और उपधारा 1 के खंड ख यानी बी में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी किसी समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने ये प्रमाणित करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा यानी डिफेंस करने में समर्थ है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस नातेदार या मित्र से जिसे ऐसा अभियुक्त सौंपा गया है अपेक्षा करेगा कि वह उसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने पेश करे, और ऐसे पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 332 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा और निरीक्षण अधिकारी का प्रमाण पत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने चैप्टर 25 के सेक्शन 328 से लेकर 339 तक पढ़े। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना और समझा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।